अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने बात की अभी कि हम जो है वो कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे पेपर हैं फ्रॉम 2021 टू 2025 इसके हम जो है वो क्वेश्चंस करें जनरल फिज़िक्स के। और जो है वो ज़ाहिर है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम मुख्तलिफ़ जो हमारे पास सेक्शंस हैं या यूनिट्स हैं उनके क्वेश्चंस करते चले जाएंगे 2021 से 2025 वाले। उसके अलावा ईयरली हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 16 से फिर हम 20 तक कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दिस पर्टिकुलर डिस्कशन फॉर 1 and May June 21. Question number 1. A skydiver of mass 76 kg is falling vertically in still air. At time t is equal to 0, time t is equal to 0, the skydiver opens his parachute. Figure 1.1 is the speed time graph for the skydiver from t is equal to 0. अब यहाँ थोड़ा सा हमें देखने की ज़रूरत यह है कि स्पीड टाइम ग्राफ दिखाया गया है आपको, और कब दिखाया गया है जबकि हमारे पास जो है वो स्काई डाइवर का जो मैस है वो 76 kg है। और ज़ाहिर है कि जब हमने कहा कि एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0 दी स्काई डाइवर ओपन दिस पैराशूट, तो जिस वक्त वो पैराशूट को ओपन करता है उस वक्त से वो टाइम हम देख रहे हैं, और आपको उस वक्त की स्पीड का यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये उसकी उस वक्त की स्पीड है। जैसे कि आप टर्मिनल वेलोसिटी में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो है जब हमारा पैराशूट ओपन होता है तो वेट और जो अपवर्ड एयर फ्रिक्शन है उसके दरमियान में ज़ाहिर है कि एक सिचुएशन डेवलप होती है, यानी एयर फ्रिक्शन डेवलप इस तरह से होती है कि द एयर फ्रिक्शन विल बी मोर देन द वेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट द डीसेलरेशन विल टेक प्लेस। तो अगर आप यहाँ देखें तो स्पीड जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली कम होती हुई दिखाई गई है यहाँ पर। यूज़ पार्ट ए, यूज़ फिगर 1.1 डिटरमिन, यूजिंग फिगर 1.1 डिटरमिन, यानी ये ज़ाहिर जो ग्राफ है इसको सामने रखते हुए आपने चीज़ों को देखना है। द डीसेलरेशन ऑफ द स्काई डाइवर इमीडिएटली आफ्टर द पैराशूट ओपन्स, तो जैसे ही वो पैराशूट ओपन हो रहा है उसके बाद जो है वो क्या सूरत हाल है वो आपने देखना है। तो यहाँ आप इसको जो है वो कैलकुलेट करें, और मैंने इसको 60 लिया हुआ है। आप इसको अगर चाहें तो इसको आप एग्जैक्टली अगर इसकी वैल्यू लिखें तो वो 59 है तकरीबन, और उससे ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास ज़ाहिर है -19 आएगा, और इस -19 को फिर आप जो है वो डिवाइड करेंगे 0.5 से, क्योंकि जो टाइम इंटरवल है इस दौरान में वो आपको अगर निकालना है तो वो इस तरीके से आप फॉर्म मालूम कर सकेंगे। अच्छा, ये आपको ज़ाहिर पता ही है कि एक्सेलरेशन जो है बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो जब आप -19 को डिवाइड करेंगे 0.5 से तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर द डीसेलरेशन। इनिशियल डीसेलरेशन जो है वो ये है, ये आपके पास जो पॉइंट है इसको आपने इनिशियल डीसेलरेशन लिया है, या यूँ कहूँ कि जो आपके पास वेलोसिटी का ये जो आपके पास पॉइंट है इस पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो जो है वो आपको एक्सेलरेशन देगा विच इज़ -38 इन दिस केस। चूँकि डीसेलरेशन की बात हो रही है तो आपको यहाँ फिर नेगेटिव साइन की ज़रूरत नहीं है, यू आर जस्ट यूजिंग दिस वैल्यू 38। चूँकि नेगेटिव आ रहा है तो ऑलरेडी आपने बता दिया कि डीसेलरेशन है। फिर पार्ट 2 में कहते हैं द फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द स्काई डाइवर इमीडिएटली आफ्टर द पैराशूट ओपन। तब आपको ये मालूम है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर थोड़ा सा आप चेंज करें यहाँ पर तो इसकी वैल्यू आपके पास 38 आ रही है, और जो है वो ज़ाहिर है कि जो आपके पास मैस है वो आपको पता है कि 76 है, तो फोर्स जो आ रही है उसके ऊपर वो कितनी है, तो सिंपली F इजिकल टू ma से आप इसको निकाल सकते हैं, और जो आंसर आपके पास आएगा इस वक्त वो 2888 आएगा, जो तकरीबन 3000 न्यूटन है। तो ये आपके पास एक इनिशियल
फोर्स इसके ऊपर जो लग रही है एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो ये आ रही है। देन पार्ट बी, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्काई डाइवर्स हिज मोशन बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 0 टू टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। यानी जाहिर है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक जो ग्राफ में आपको बताया गया है, जो दिखाया गया है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो उसमें क्या हुआ है, तो हम ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ऑलरेडी वो आप समझ लें। पहली चीज़ तो ज़ाहिर है कि यह है कि द एयर फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन वेट ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब आपका पैराशूट ओपन होता है तो एयर फ्रिक्शन जो है वो आपके वेट से ज़्यादा हो जाती है, ज़ाहिर है। दस द बॉडी डीसेलरेट्स इनिशियली। तो क्या हुआ कि आपके पास जो है वो बॉडी में एक डीसेलरेशन आती है। ज़ाहिर है कि जो अपवर्ड फोर्स जो है वो अगर ग्रेटर है और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो स्मॉलर है, तो एक ज़ाहिर बॉडी तो नीचे मूव कर रही थी, लेकिन चूंकि अब यहाँ एक अपोजिंग फोर्स जो है वो आपके पास ग्रेटर हो गई, एयर फ्रिक्शन जिसको आप कह रहे हैं, तो क्या होगा, मोशन के अगेंस्ट रिजल्टेंट फोर्स आ रही है और उसके वजह से एक डीसेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जो आप ज़ाहिर है ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। As the velocity of the body decelerates या decreases, air frictional force या air friction also decreases। ज़ाहिर है कि जैसे जैसे वेलोसिटी कम होना शुरू होगी तो हमारे पास जो है वो एयर फ्रिक्शन भी कम होगा। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब हम तेज़ी से मूव करते हैं तो हमारे पास एयर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जब हम स्लो चलते हैं तो हमारे पास एयर फ्रिक्शन भी कम होता है। तो ज़ाहिर है कि चूँकि डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था तो ऑब्वियसली वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही थी और उसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जो एयर फ्रिक्शन की वैल्यू थी वो भी कम होने लगी, तो वो हमने यहाँ मेंशन कर दी। उसके बाद फिर क्या हुआ, हमने कहा कि हमारे पास जो है वो द वेट ऑफ द बॉडी बैलेंसेस द फ्रिक्शनल फोर्स। और ज़ाहिर है कि दोबारा से क्या सूरत हाल क्रिएट हुई है कि वेट जो है वो तो ज़ाहिर है आपका जो वैल्यू है वो है, उसमें देयर इज़ नो चेंज, बट फ्रिक्शनल फोर्स जो अप साइड या अपवर्ड फोर्स थी वो फिर आहिस्ता होने लगी, कम होने लगी, और एक वक्त ऐसा आया कि आपके पास जो है वो क्या सूरत हाल बनी कि दोबारा से वेट और एयर फ्रिक्शन जो है वो इक्वल हो गया। और हमने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ है, द वेट ऑफ द बॉडी बैलेंसेस द एयर फ्रिक्शन एंड दस बॉडी मूव्स विद द टर्मिनल वेलोसिटी। और जब हमें पता है कि जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाती है, मसलन वो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपके पास अब एक कांस्टेंट वेलोसिटी आ रही है, एंड दिस वेलोसिटी इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी। और किस वक्त होती है ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेन, तो आपने कहा कि जब हमारे पास जो अपवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स जो ऑब्वियसली इस वक्त वेट है उसके इक्वल हो जाती है, तो फिर हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो है वो सिचुएशन ये हुई कि हम अब टर्मिनल वेलोसिटी से यानी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन बी और पार्ट बी। देन पार्ट सी, एक्सप्लेन वाई ओपनिंग द पैराशूट कैन नॉट रिड्यूस द स्पीड ऑफ द स्काई डाइवर टू ज़ीरो। अब हुआ क्या है कि ज़ाहिर है सिंपल सी बात है कि अगर हमने एक पैराशूट को ओपन किया तो उस वक्त स्काई डाइवर जो है उसकी स्पीड ज़ीरो क्यों नहीं हो गई। तो बहुत सिंपल चीज़ है कि ओपनिंग द पैराशूट इंक्रीजेज द एयर फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन ज़ाहिर है कि बढ़ गया है, बट still the weight acts on the body and the body can only attain a constant velocity। यानी क्या मतलब, जो मैंने भी आपको बताया था ऊपर कि वेट तो अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि यहाँ एयर फ्रिक्शन कम होना शुरू हो गया है तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास स्लोली एंड ग्रेजुअली अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि जो है वो ये इक्वल हो जाए, तो आपके पास एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव करती रहेगी। देयर इज़ नो रिजल्टेंट फोर्स, बट ऑब्वियसली ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास रिजल्टेंट फोर्स ना हो तो बॉडी जो है रुक जाए। इनिशियली ज़ाहिर है कि वो मूव कर रही थी तो वो ज़ीरो नहीं होगी, बल्कि उसकी कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, एंड दिस इज़ दी टर्मिनल वेलोसिटी। आई होप कि ये बात आपके समझ आ गई है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। Then the second question of this paper says that figure 2.1 shows a wooden trolley of mass 1.2 kg
mass of the trolley is given, which is 1.2 kg. At rest on the rough surface of the bench, तो ये आपको जैसा मैंने अभी बताया कि ये जो है वो मैस है ट्रॉली का, और जो है वो आपके पास ये रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी आप कह सकते हैं कि इसकी ज़ीरो है। अब आगे वो क्या कहानी सुनाता है उसको हम समझ देखते हैं। अ बॉल ऑफ मैस 0.52 ग्राम ट्रेवल्स हॉरिजेंटली टूवर्ड्स द ट्रॉली। अब ये आपके पास एक स्मॉल ज़ाहिर है कि बॉल है 0.52 ग्राम की, वो ट्रॉली की तरफ मूव कर रही है। द बॉल इम्बेड्स इट्सेल्फ इन द वुड ऑफ द ट्रॉली, और हिट करके वो उसके अंदर एम्बेडेड हो जाती है, पेवस्त हो जाती है उसके अंदर, उसके साथ मिल जाती है। द ट्रॉली मूव्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ दिस मच। द ट्रॉली मूव्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ दिस मच। तो उसने क्या किया कि हमारे पास जो है वो ट्रॉली ने अब इस वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया। तो अब ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास क्या सूरत हाल है। पहले देख लें कि हम क्या कह रहे थे कि अ वुडन ट्रॉली ऑफ मैस 1.2 kg एट रेस्ट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी और वो एक सरफेस पे चल रही थी। एक बॉल जिसका मैस जो है वो 0.52 ग्राम था, वो ट्रैवल करती है टुवर्ड्स द ट्रॉली, इस पर हिट करती है और उसमें एम्बेडेड हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ कि द ट्रॉली मूव्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ दिस मच, यानी उसके बाद फिर जो है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द इम्पल्स एग्जिटेड ऑन द ट्रॉली। तो अब ये बताइए कि हमारे पास इम्पल्स क्या है। तो बेसिकली हमें ये रिकॉल करना पड़ेगा कि इम्पल्स जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि इम्पल्स इज़ बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। और जाहिर है कि ये एम वी माइनस एम यू है। एम किस चीज़ का, मैस किस चीज़ का, ट्रॉली का, और इन फाइनल वेलोसिटी किसकी, ज़ाहिर है ट्रॉली की, जिसमें अब ज़ाहिर है कि आपके पास जो है वो बॉल भी शामिल हो गई है। तो ये आपके पास जो है वो सूरत हाल बन रही है यहाँ पर कि ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इम्पल्स आ जाएगा 0.078 न्यूटन सेकेंड इज़ द यूनिट। फिर कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द बॉल एज इट्स हिट्स द ट्रॉली। अब आप ये बताएं कि जी स्पीड ऑफ द बॉल क्या थी जब उसने हिट किया। तो उस वक्त आपने देखना है कि हमारे पास क्या सूरत हाल बन रही है। तो अब ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर हिटिंग और मूविंग, और टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर हिटिंग। तो यहाँ पर चूँकि आप ये देख चुके हैं कि हमारे पास जो बॉल थी वो जो है इसका जो मैस था वो 0.52 है। तो उसको आपने इनिशियल वेलोसिटी से जो है वो देखना है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू बी, इसको हमने लिख दिया। चूँकि ट्रॉली इनिशियली उसने आपसे कहा था कि रेस्ट में है, यानी बिफोर हिटिंग की बात हो रही है, तो लिहाजा टोटल मोमेंटम का जो था ट्रॉली का बिफोर हिटिंग वो ज़ीरो था। बाद में क्या हुआ कि जो है वो बॉल ट्रॉली से हिट करके उसके अंदर एम्बेडेड हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम देखें तो आफ्टर हिटिंग या आफ्टर कोलिजन अगर आप गौर करें तो एम टी यानी मैस ऑफ द ट्रॉली और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली, और मैस ऑफ द बॉल और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ये है। अब जाहिर है कि चूँकि हमारे पास बॉल और ट्रॉली एक बॉडी के तौर पर एक्ट कर रही हैं, तो उनके मैस को हम ऐड कर लेते हैं, और अब वो जो पूरा सिस्टम है यानी बॉल और ट्रॉली दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, तो उसको हमने लिख दिया कि वो वेलोसिटी ये है। ये अगर आप गौर करें तो अभी हमने जो एक सिचुएशन देखी थी वो ये थी कि उसने हमसे ये कहा था कि इनिशियल वेलोसिटी ट्रॉली की ये है, किसके बाद, हिट करने के बाद। तो वो हमने जो है वो यहाँ लिख दी 0.065 मैसेस को इनके ऐड किया, यानी ट्रॉली का मैस और उसके बाद फिर आपके पास बॉल का मैस, ये दोनों आपने ऐड कर लिए। तो यहाँ पर आपके पास राइट साइड पे तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं वो नॉन क्वांटिटीज़ हैं, जिसमें ज़ाहिर है कि आपके पास जो है वो
थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि जो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है ट्रॉली की वो बॉल के साथ है, और इसका मतलब ये है कि उसको जो हमने यहाँ पर उसने जो हमें वैल्यू दी थी वो यहाँ यूज़ होनी है 0.065। इनिशियल वेलोसिटी बॉल की वो आपसे पूछ रहा है, तो 0.52 मैथ था उसका, और यू बी से आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल को रिप्रेजेंट किया था। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.22, और जाहिर है कि इसको आप यूनिट भी साथ इसके लिखना है, तो मीटर पर सेकंड यूँ लिख दें या मीटर पर सेकंड यूँ करके लिख दें, एक ही चीज़ है। तो यहाँ आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखना है या इस्तेमाल करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये यूज़ होगा यहाँ पे। फिर पार्ट बी में कह रहे हैं कि एज द ट्रॉली मूव्स अक्रॉस द रफ सरफेस इट स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स। दायरे है कि रफ सरफेस थी तो फ्रिक्शन है और उसकी वजह से जो है वो स्लो हो जाती है और उसके बाद फाइनली रुक जाती है। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द वर्क डन द एनर्जी चेंज दैट टेक्स प्लेस एज द ट्रॉली स्लोज डाउन। अब जाहिर है कि जो है रफ सरफेस के अगेंस्ट एक तरीके से ट्रॉली वर्क डन कर रही है, और जो भी उसके अंदर एनर्जी थी वो उस वर्क डन के अगेंस्ट यूज़ हो गई और अल्टीमेटली जो है वो ट्रॉली स्टॉप हो गई। तो इसको हम कैसे यहाँ मेंशन कर दें, द बॉडी डज सम वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन, पहली बात तो ये है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी इज़ रिड्यूस टू ज़ीरो। तारे जब वो रुक गई तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी उसकी एक तरीके से वर्क डन में यूज़ हो गई, और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू थर्मल एनर्जी। और क्या हुआ उसके अलावा, कहाँ गई है काइनेटिक एनर्जी, तो हमने कहा कि थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, चूँकि वो रफ सरफेस के अगेंस्ट मूव कर रही थी, यानी फ्रिक्शन के अगेंस्ट मूव कर रही थी। तो वो वर्क डन जो था वो हुआ, और किसके कॉस्ट पे हुआ, काइनेटिक एनर्जी के कॉस्ट पे हुआ, और कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी, हीटअप हो गई थोड़ा सा सरफेस जो था उसका। बस ये क्वेश्चन 2 था हमारे मई जून 21 पेपर 4-1 का। फिर क्वेश्चन 3 देखिए, इसी एयर का है ये, और उसमें कहते हैं कि पार्ट ए में एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हाई लिक्विड्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। अब ये हम पढ़ चुके हैं इनफैक्ट कि हमारे पास जो सॉलिड लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है उसके लिहाज से जो है वो हमारे पास लिक्विड जो है वो कंप्रेस क्यों नहीं हो सकते और गैसेस क्यों हो सकती हैं, तो वही चीज़ इसने आपसे पूछी है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, और वो आंसर क्या है कि मॉलिक्यूल्स और लिक्विड्स आर क्लोजली पैक्ड एंड द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर लार्ज। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़ाहिर है कि किसके मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो उनके दरमियान में होती हैं, जिसके वजह से हम उसको ईज़िली कंप्रेस नहीं कर सकते या डिफ़िकल्ट है लिक्विड को कंप्रेस करना। अच्छा, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट बी में फिगर 3.1 शोज अ डिवाइस दैट यूजेस लिक्विड प्रेशर टू लिफ्ट हैवी बॉक्सेस। अब यहाँ पर हम एक हाइड्रोलिक जो है वो आप कह सकते हैं कि लिफ्टर यूज़ कर रहे हैं, और ये हाइड्रोलिक लिफ्टर किस तरह से काम कर रहा है कि उसने आपको दिखाया हुआ है सारे का सारा, कि यहाँ से एक जो है वो पंप है, और ये पंप जो है वो ऑयल को मूव करता है टुवर्ड्स दी सिलेंडर, जो एक पिस्टन से भी जा रहे कि फिटेड है, और ये पिस्टन जो है उसके ऊपर आपने बॉक्सेस रखे हुए हैं जिनको आपने ऊपर मूव करना है। द बॉक्सेस आर लिफ्टेड बाय पंपिंग ऑयल इनटू द सिलेंडर। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जब आप जो है वो पंप करेंगे इस जो है वो पंप के थ्रू ऑयल को सिलेंडर में, तो क्या होगा, जाहिर है कि एक प्रेशर, अपवर्ड प्रेशर डेवलप होगा, और जाहिर है कि एक फोर्स उसके वजह से डेवलप होगी, जिसको हमें पता है कि P इज़ इक्वल टू F/A। ये आपके पास फार्मूला है प्रेशर का, और इससे अगर आप देखें तो F इज़ इक्वल टू P/A, ये आपके पास जो है वो फोर्स आती है, और उस फोर्स की वजह से जाहिर है बॉक्सेस जो हैं वो आप ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। अब आपसे ये कह रहा है कि द फोर्स अपवर्ड्स ऑन द पिस्टन ड्यू टू ऑयल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक फोर्स डेवलप हो रही है
ड्यू टू ऑयल एंड द फोर्स डाउनवर्ड्स ऑन द पिस्टन ड्यू टू एयर। अब जाहिर है कि हमारे पास यहाँ से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या एयर प्रेशर है वो भी मौजूद है। तो इस ऑयल को जो हमें अब प्रेशर या इस ऑयल से जो हमें प्रेशर डेवलप करना है या फोर्स डेवलप करनी है, उसमें हमें ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स आ रही है उसको भी बैलेंस करना है, और ज़ाहिर है जो बॉक्सेस हैं उनको भी लिफ्ट करना है। कंबाइन टू प्रोड्यूस अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ दिस मच, ये कांस्टेंट फोर्स वो डेवलप कर रहे हैं 800 न्यूटन की। द प्रेशर ऑफ द एयर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसने आपको दिया हुआ है, या मैंने उसको PA से रिप्रेजेंट कर लिया है, और उसकी वैल्यू आपको पता है 1.0 इंटू 10⁵ पास्कल है। एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द सरफेस ऑफ द पिस्टन इज 0.016 मीटर स्क्वायर। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारे पास पिस्टन का, के नीचे का हिस्सा जो है उसका, ये बॉटम जो है उसका, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है उसने। तो कह रहा है कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द ऑयल एट द बॉटम सरफेस ऑफ द पिस्टन। तो कितना प्रेशर यहाँ डेवलप हुआ, तो सिंपल सी बात है कि उसने हमें एक प्रेशर तो पहले ही बताया हुआ है, जैसा मैंने भी आपसे कहा कि जब आप टोटल प्रेशर निकालेंगे या जो टोटल प्रेशर हमें चाहिए है ऑयल के थ्रू वो क्या हो, तो हमने कहा कि ज़ाहिर है कि एक तो वो फोर्स जो हमें यहाँ दी गई है उससे हम क्रॉस सेक्शन एरिया की हेल्प से एक तो प्रेशर निकाल लें। तो वो हमने कहा कि हमारे पास टोटल प्रेशर कितना है, वो 5.5 इंटू 10⁵ पास्कल का है जो यहाँ से आ रहा है या लगना है हमारे पास। लेकिन जैसे कि अभी हमने कहा कि हमारे पास एयर प्रेशर भी मौजूद है, नॉट फ्रिक्शन, एयर प्रेशर भी मौजूद है, और उस एयर प्रेशर की वजह से फिर आप जो है वो ज़ाहिर है कि ये जो आपने कैलकुलेट किया है ये वो है जो कि यहाँ से आपको चाहिए था, लेकिन जो प्रेशर आपका एयर की वजह से है उसको भी ज़ाहिर है आपको बैलेंस करना है, जैसे मैंने भी आपसे कहा। तो जो टोटल अपवर्ड प्रेशर होगा वो इन दोनों प्रेशर्स को, यानी ये जो प्रेशर था डाउन साइड से और वो जो प्रेशर था जिसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे थे, उनको ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा, यानी टोटल प्रेशर आएगा। एंड दिस इज़ नथिंग बट 6.5 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इसका ख्याल रखिए कि हमें यहाँ पर इन टू प्रेशर्स को ऐड करना है। एक कौन सा प्रेशर है, वो एयर प्रेशर है जो ऊपर से आ रहा है, और दूसरा प्रेशर वो है जो ज़ाहिर है उस वेट वगैरह की वजह से हमें देना ही देना है। तो ये दोनों प्रेशर जो हैं वो जब ऐड करेंगे तो फिर आपके पास रिज़ल्ट आएगा, और वो रिज़ल्ट क्या है 6.5 इंटू 10⁵ पास्कल। इसी क्वेश्चन की कंटिन्यूटी में पार्ट 2 जो है वो ये कह रहा है कि एज द बॉक्सेस आर लिफ्टेड द डेप्थ ऑफ द ऑयल इंक्रीजेज। ज़ाहिर है कि जैसे ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो डेप्थ है, यानी जो है हमारे पास जब पिस्टन कहीं यहाँ आ गया तो ये जो हाइट है आपकी ये इंक्रीज़ हो जाएगी, इसको उसने डेप्थ कहा है कि डेप्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। एक्सप्लेन वाई द पम्प मस्ट एक्सर्ट एन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द ऑयल एज द डेप्थ ऑफ द ऑयल इंक्रीजेज। अब एक वो ये पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि जब आप इसको ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर हमें यहाँ पर जो पंप है उसको मुस्तकिल तौर पर प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर क्यों एक्सर्ट करना पड़ेगा कि जब हमारे पास ये प्रेशर, ये डेप्थ इंक्रीज़ होगी। तो एक सिंपल सी बात है कि जो आपके पास एयर प्रेशर था वो सब कुछ मौजूद है, लेकिन जब ये इंक्रीज़ हुआ है तो अब जो डेप्थ है, यानी ये जो ऑयल है वो अब पहले जो कम था ज़ाहिर है ऑयल का लेवल, अब यहाँ पहुँच गया। तो इस लेवल की वजह से ज़ाहिर है कि यहाँ पर एक प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होना शुरू हुआ है। तो इस अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुए प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए आपको यहाँ पर जो प्रेशर आप दे रहे हैं उसका रेट भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द रीज़न, और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है कि एज द डेप्थ इंक्रीजेज डाउनवर्ड प्रेशर इंक्रीजेज। कौन सा डाउनवर्ड प्रेशर, जो इसकी डेप्थ की वजह से हुआ है, टुवर्ड्स द पंप आप कह सकते हैं उसे, तो वो इंक्रीज़ हो रहा है। टू बैलेंस दिस प्रेशर द पंप मस्ट इंक्रीज द प्रेशर ऑन द ऑयल। तो उसको आपको रेट उसका इंक्रीज़ करना पड़ेगा, रेट ऑफ प्रेशर जो है वो आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि जैसे जैसे यहाँ पर ये डेप्थ ज़ाहिर है कि इसकी बढ़ेगी, यानी ये पिस्टन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो जो ऑयल है
वो आपके डाउनवर्ड प्रेशर डेवलप करेगा और इस वजह से आपको पंप से जो प्रेशर का रेट है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। आई होप कि ये बात क्लियर है। फिर थर्ड में कह रहा है कि सजेस्ट वन रीज़न वाई द फोर्स 800 न्यूटन इन बी कैन नॉट लिफ्ट बॉक्सेस ऑफ वेट दिस मच। अब यहाँ एक सिंपल सी बात वही कह रहा है कि जब हमारे पास ये इतनी फोर्स है कि अगर हमारे पास ये फोर्स है तो अगर वेट भी इतना ही हो बॉक्सेस का तो वो उसको लिफ्ट क्यों नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप ये एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें आपने एक वेट को किसी कॉर्ड से हैंग किया हुआ है तो यहाँ पर वेट और टेंशन अगर इक्वल हैं तो ऑब्वियसली ये बॉडी यहाँ पर जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहेगी, ना नीचे जा सकती है ना ऊपर जा सकती है, चूँकि बोथ ऑफ दीज फोर्सेस आर इक्वल। तो अगर आपको किसी चीज़ को ऊपर की तरफ मूव करना है तो ऑब्वियसली जो अपवर्ड फोर्स है वो मस्ट बी ग्रेटर देन डाउनवर्ड फोर्स होनी चाहिए इनिशियली। तो आपने उसने उसने ये कहा है कि सजेस्ट वन रीज़न वाई द फोर्स कैन नॉट लिफ्ट बॉक्सेस। तो आपने कहा कि इनिशियल फोर्स, ये आपने बात लिख दी यहाँ पर कि इनिशियल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉक्सेस, तब ये मूव करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो अब वो चूँकि 1 मार्क का है तो अदरवाइज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर आपने ये लिख दिया कि इनिशियल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द वेट तो इट्स एनफ। तो ये आपके पास था क्वेश्चन 3 ऑफ 2021, मई जून 2021। अब चलते हैं 2022 की तरफ। जैसे मैंने भी आपसे शुरू में कहा था कि हमारे पास जो इस वक्त डिस्कशन है वो है उन क्वेश्चंस का जो 2021 से 2025 के हैं जनरल फिज़िक्स के, जिसमें आपको पता ही है कि जनरल फिज़िक्स क्या है। तो वो शुरू में आप देख सकते हैं कि जनरल फिज़िक्स जो है बेसिकली मोशन, फोर्स और एनर्जी है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपने करने हैं, यानी इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने हैं जो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं करने की। हो सकता है कि हम एक सेशन में करें या मे बी 2 सेशन में करें। अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो वो भी आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम जो है वो फिर बोरिंग शायद हो जाता है। तो इसलिए लेक्चर को हम कोशिश करेंगे कि लिमिटेड टाइम तक रखें। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 है ये मई जून 2022 का। कार ऑफ मैस m इज़ ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड v। अब यहाँ देखें कि जब भी आपसे ये कहा जाए कांस्टेंट स्पीड तो इसको बहुत गौर से देखना है और समझना है कि कांस्टेंट स्पीड की जब बात हो रही होती है तो फिर क्या सूरत हाल है। At time t is equal to 0, the driver of the car sees an obstruction in the road ahead of the car and applies the brake। तो हमने जो अभी जो ग्राफ ये बनाया है उसमें टाइम t इज़ इक्वल टू 0 से ये ग्राफ आपको बताया गया है। इस वक्त जो है वो ड्राइवर एक ऑब्स्ट्रक्शन सामने देखता है ऑन द रोड ऑब्वियसली, और जो है वो ब्रेक अप्लाई करता है। द कार डज नॉट बिगिन टू डीसेलरेट एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0। अब ज़ाहिर है कि इस वक्त उसने अभी देखा है इसको और वो जो है वो ज़ाहिर है कि रिएक्शन टाइम और ये सारा कुछ होगा तो फौरी तौर पर डीसेलरेशन नहीं आएगा और कुछ देर तक गाड़ी जो है वो या कार जो है वो मूव करेगी अपनी उसी स्पीड पे जिस पे वो चल रही थी। पार्ट ए कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय डीसेलरेशन। तो अब ये बहुत सी सिंपल सी बात है कि आपके पास एक तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और जाहिर है कि जब आपके पास वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो ये जो रेट है ये नेगेटिव आता है और उस वक्त आप कहते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली डीसेलरेशन है, यानी डिक्रीज़ इन द रेट ऑफ द वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी तो है ही, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वो जो वेलोसिटी है जब वो डिक्रीज़ होगी तो फिर आपके पास डीसेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा। पार्ट बी में कहता है कि सजेस्ट वन रीज़न वाई द कार डज नॉट बिगिन टू डीसेलरेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अब जाहिर है कि ये असल में टॉपिक जो है वो अगर आप देखें तो ये आपके पास ब्रेकिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस का टॉपिक है कि जिसमें जब आप कार ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास अगर कोई चीज़ सामने आ जाती है रोड पे तो आपने जो है वो ज़ाहिर है कि उसको देखा, फिर आपके ब्रेन ने
जो है वो डिसाइड किया कि भाई ब्रेक लगाने हैं, तो उसके बाद फिर आपने ब्रेक लगाए, तो ऑब्वियसली उसमें फिर क्या होता है कि आपके पास एक रिएक्शन टाइम आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है कि इस दौरान में आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर आपने जब ब्रेक लगाया तो फिर जो है वो डिसेलरेशन शुरू होती है, और एट द एंड आप चाहते हैं कि आपकी जो बॉडी है या कार जो है वो रुक जाएगी। तो यहाँ पर वही उसने आपसे कहा है कि सजेस्ट वन रीज़न वाई द कार डज नॉट बिगिन टू डिसेलरेट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अभी तो आपने ब्रेक लगाया ही नहीं है, अभी तो आपने सिर्फ देखा है, तो आपके पास कोई ज़ाहिर है कि डिसेलरेशन का कोई सवाल नहीं है। तो आपने कहा कि जी ह्यूमन रिएक्शन टाइम या डिले इन अप्लाइंग ब्रेक्स, ये वो रीज़न है कि जिसकी वजह से आपको ज़ाहिर है कि ये नज़र आता है कि बॉडी अभी डिसेलरेट नहीं हो रही है। फिर कहता है कि अब ये पार्ट सी की तरफ अगर आप जाएं तो ज़ाहिर है कि ग्राफ दिया गया है, फिगर 1.1 इज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द कार टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब एक तो इससे पहले कि हम आगे की तरफ जाएं, जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का तस्करा हो आपके जहन में फ़ौरन एक चीज़ आनी चाहिए, और वो ये है कि हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है या ग्रेडियंट है वो वेलोसिटी होती है। तो ये आपके पास जो एक चीज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वेलोसिटी इज़ दी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की बात कर लें। अगर आप ये भी याद रखें कि अगर आप स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं तो डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं है। ये जो मेरा लेक्चर है उसको आप जाके देखिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमने कैसे एक्सप्लेन किया है, और उसको जब हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं होता। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कह दें आप उसको, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह दें, इज़ द सेम थिंग व्हेन यू आर ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन एनी हाउ। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज़ नथिंग बट द वेलोसिटी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा। तो यहाँ ये बस एक इंफॉर्मेशन आपके जहन में रहनी चाहिए। अब वो आपसे क्या कह रहा है पार्ट 1 में, डिस्टेंस स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द स्पीड। तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्पीड आपको देती है, तो वो सिंपली स्लोप है उसका। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने अभी आपको बताया वो आपको स्पीड या वेलोसिटी देगा। यूजिंग पार्ट 2, यूजिंग फिगर 1.1 डिटरमिन द इनिशियल स्पीड v ऑफ द कार। तो अब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपको अगर मालूम करनी है तो ज़ाहिर है कि आपके पास जो है वो एक, जैसे अभी हम बात कर चुके हैं कि ग्रेडियंट या स्लोप आपको चाहिए है, तो वो आपने यहाँ पर देख लिया। और ये एक आपके पास एक, जब आप यहाँ इसका स्लोप निकालेंगे तो एक आपने ज़ाहिर है ये ट्रायंगल बना ली जो आपके स्लोप निकालने का तरीका है या ग्रेडियंट निकालने का तरीका है। पहला जो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, उसके आपने कोऑर्डिनेट देख लिए 0 0 हैं, और जो दूसरा पॉइंट आपने कंसीडर किया है उसके लिए जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0.9 और 20 हैं, यानी x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। अब आपको पता है कि आपने अगर स्लोप या ग्रेडियंट निकालना है तो आपको पता है कि वो कैसे निकाला जाता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये एक जनरल फार्मूला है। यहाँ पर आपने कहा कि आपके पास जो फार्मूला है वो ऑब्वियसली वेलोसिटी के लिहाज से है, तो y एक्सिस पर डिस्टेंस है तो d2 माइनस d1 हो जाएगा, और x एक्सिस पर टाइम है तो t2 माइनस t1 हो जाएगा। और जैसे कि अभी आपने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं उनको जब आप यूज़ करेंगे तो आपके पास जो है वो 22.2 की वैल्यू आ रही है तकरीबन। और अगर आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखें तो आपके पास वह 22 मीटर पर सेकंड की वैल्यू आ रही है। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने देखनी है कि सिग्निफिकेंट फिगर का भी ख्याल रखना है, और ऑब्वियसली आपने यूनिट भी लिखने हैं। और जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उससे जो एक चीज़ आपको मिलती है वो है स्पीड या वेलोसिटी, जो मैंने आपको शुरू में बताई। ये आप मेरे जो लेक्चर्स हैं उसको भी जाके देखिए, और उस पर ज़ाहिर है कि फिर आपको ये समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो दिस इज़ समथिंग फॉर पार्ट सी। अब आ जाइए पार्ट डी पर। When the car is decelerating, there is a constant resistive force F on the car due to brakes. अब क्या हुआ साहब
कि हमारे पास जो है वो कह रहा है कि जब हमने डिसलरेट होते हुए देखा गाड़ी को तो उस वक्त एक कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स है जिसको एफ से रिप्रेजेंट किया गया है। ज़ाहिर है कि वो किस वजह से आई है, ब्रेक लगाने की वजह से आई है। द डिसलरेशन ऑफ द कार इज़ ग्रेटर दैन एफ ओवर एम। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ए है वो फोर्स पर यूनिट मास होता है और ज़ाहिर डिसलरेशन है तो आपके पास फिर वो रेजिस्टिव फोर्स है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये आप इसको यहाँ नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, लेकिन चूँकि उसने यहाँ आपसे कहा है कि कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स, तो यहाँ पे आपको फिर वो नेगेटिव साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सच सिर्फ एफ़ से काम आप चला रहे हैं क्योंकि उसने आपसे कह दिया है कि ये रेजिस्टिव फोर्स है, और ज़ाहिर है उससे जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है वो डिसलरेशन है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि द डिसलरेशन ऑफ द कार इज़ ग्रेटर दैन एफ ओवर एम एंड इज़ नॉट कांस्टेंट। तो वो कह रहा है कि ये कांस्टेंट भी नहीं है और एफ ओवर एम नहीं है, यानी जितनी रेजिस्टिव फोर्स है उसको अगर आप मैथ से डिवाइड करेंगे तो आपको डिसलरेशन की वैल्यू नहीं आएगी। इसका रीज़न क्या है? तो बहुत सिंपल सा रीज़न है, और वो ये है कि ज़ाहिर है कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद है, तो आपके पास जो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है किस चीज़ की, जो ब्रेक की वजह से आ रही है, सिर्फ वो फोर्स नहीं है बल्कि आपके पास एयर फ्रिक्शन भी है या एयर रेजिस्टेंस भी है, और उसकी वजह से जो भी आप ये वैल्यू निकालेंगे वो एक्चुअली सही नहीं होगी क्योंकि एयर फ्रिक्शन को आप यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे हैं। फिर इसने आपसे कहा कि जी ये तो हो गया रीज़न, अब कहिए कि दी डिसलरेशन इज़ नॉट कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्यों नहीं है भाई? तो सिंपल सी बात यह है कि जब आपके पास एयर रेजिस्टेंस जो है वो जब जैसे जैसे आप स्लो डाउन होते हैं तो एयर रेजिस्टेंस भी कम होती चली जाती है। तो एयर रेजिस्टेंस जैसे मैंने पहले भी बताया अभी आपको कि एयर रेजिस्टेंस बेसिकली स्पीड पर डिपेंड करती है, तो जब स्पीड कम होगी तो एयर रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स डिक्रीजेस एज द स्पीड ऑफ द कार डिक्रीजेस। हम पहले ये बात कर चुके हैं कि एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है और बहुत सारी चीज़ों के अलावा स्पीड पर। तो जैसे जैसे स्पीड कम होती चली जाएगी आपके पास जो है वो एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो है वो हम इसको समझ लें इस बात को। ये बार बार हमसे पूछा जाएगा कि जो रेजिस्टेंस है पर्टिकुलरली एयर रेजिस्टेंस वो डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर। तो पता चला कि वो कार या बॉडी की स्पीड पर डिपेंड करेगा। स्पीड अगर बढ़ेगी तो एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी और स्पीड अगर कम होगी तो एयर रेजिस्टेंस भी कम होती चली जाएगी। एंड दिस इज़ द कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग हियर। ओके, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन 1 ऑफ May June 2241। आगे चलिए कोशिश करते हैं कि एक दो क्वेश्चंस और कर लें। बहुत लंबा सेशन तो ना हो लेकिन कम से कम एक दो क्वेश्चन हमारे पास कोशिश की जाए कि 22 के भी हो जाएं, फिर 23 के लिए एक दूसरा सेशन कर लेंगे। फिगर क्वेश्चन 2 में जो बेसिकली क्वेश्चन 5 हो जाएगा इस सेशन के लिए। तो फिगर 2.1 शोज़ वाटर स्टोर्ड इन अ रिजर्वायर बिहाइंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। तो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम आपको दिखाया गया है पूरा ये, और उसमें जो है वो आपको एक रिजर्वायर दिखाया गया है जिसकी हाइट 150 मीटर है। जाहिर है कि वाटर जो है वो फ्लो करके आपके पास आएगा टरबाइन की तरफ, और जो फिर जनरेट की तरफ जो है वो जैसे जनरेटर में दिखाया जनरेटर की तरफ ये जाएगा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो ज़ाहिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है और इसके अलावा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 1 में कह रहा है स्टेट द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर इन द रिजर्वायर दैट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब एक सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास जो हाइट है जो उसने दिखाई है कि भाई ये हाइट है, और हमें पता है कि ये हाइट जो है वो अगर हम एनर्जी के हवाले से बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम देखते हैं कि mgh होती है, और इसकी वजह से ज़ाहिर है कि वाटर जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स दी टरबाइन। तो उसने ये आपसे पूछा है कि जी कौन सी एनर्जी जो है वो स्टोर हुई है, तो सिंपल सा आंसर इसका है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने भी आपको बताया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ दैट एनर्जी विच इज़ बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ समथिंग, और यहाँ जा रहे वो समथिंग क्या है, वो वाटर है जिसकी हाइट एक है और उसकी वजह से जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वाटर में। फिर पार्ट बी में कह रहा है कि द टरबाइन इज़ 150
मीटर बिलो द लेवल ऑफ द वाटर इन द रिजर्वायर। जैसे हमने कभी कहा कि हमारे पास रिजर्वायर में जो वाटर है वो मौजूद है और जो टरबाइन है वो उससे 150 मीटर बिलो है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 1.0 इंटू 10⁵। अब देखिए फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तस्करा किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो, अगर हम क्वेश्चन पूरा पढ़ने से पहले इस बात को समझ लें कि हमारे पास एक तो प्रेशर आएगा इस वाटर की वजह से, जो ज़ाहिर है कि यहाँ पर टरबाइन की तरफ जा रहा है वाटर, और दूसरा प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये दोनों प्रेशर्स जो हैं उनको हमें देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेंसिटी उसने आपको दी हुई है वाटर की 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और पार्ट 1 में कह रहा है कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन वाटर एट द टरबाइन। तो टरबाइन पर जो है वो कितना प्रेशर आ रहा है। तो जैसे मैंने भी आपसे कहा कि आपके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, और हाइट की वजह से जो हमारे पास प्रेशर आता है वाटर का, उसके फार्मूला सिंपल है और वो है ρGH। तो जो हमारे पास प्रेशर ड्यू टू वाटर है उसको मैंने PW से रिप्रेजेंट कर दिया है। आपको डेंसिटी दी हुई है 1000, जी की वैल्यू आप 9.8 या 10 ले सकते हैं, और बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि 10 नहीं ले लें। और जो आपके पास हाइट है वो है 150, तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 1471500 आ रहा है। और इसको अगर आप पावर में लिखें, पावर 10 में, तो वो तकरीबन 1.5 इंटू 10⁶ पास्कल है। बस बाकी उसने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है और वो 1.0 इंटू 10⁵ दी हुई है उसकी वैल्यू। तो जो टोटल प्रेशर आएगा वो ज़ाहिर है किस तरह से आएगा कि प्रेशर ड्यू टू वाटर इन रिजर्वायर और फिर प्रेशर जिसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं उन्हें ऐड करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। And when you are going to add these two, the result is 1.6 into 10⁶. Obviously the unit is Pascal. तो ये आपने ख्याल रखना है हमेशा कि पर्टिकुलरली अगर वो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रहा है एक्सक्यूज मी, तो आपने अल्टीमेटली जब प्रेशर आपने कैलकुलेट करना है तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ख्याल रखना है, यानी ऐड करना है उसको भी। तो प्रेशर आपका ये आ गया। फिर पार्ट 2 में कह रहा है द टरबाइन है द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 3.5 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द टरबाइन बाय द वाटर। तो जैसे कि हमने शुरू में भी यहाँ पर बात की थी कि जो है वो आपके पास प्रेशर और फोर्स और एरिया का जो रिलेशन है वो आपके जहन में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास सिंपली जब आप फोर्स कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो फोर्स इज़ नथिंग बट प्रेशर इनटू एयर, या सॉरी प्रेशर इनटू एरिया। तो ये आपके पास जो है वो कह रहा है कि प्रेशर जो है वो आपने कैलकुलेट किया है, टोटल जो प्रेशर निकला है वाटर का, और जो आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 3.5 है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास फोर्स आ जाती है। और ऑब्वियसली जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि जब भी आप कैलकुलेट करेंगे और आंसर लिखेंगे तो उसका यूनिट लिखना ज़रूरी है। तो न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ द फोर्स, तो ये आपने मेंशन कर दिया यहाँ पर। तो 5.6 इंटू 10⁶ इज़ द रिज़ल्ट। कैलकुलेटर में अगर आपके पास फिगर जो है वो कहीं आपको महसूस होती है कि वो 3-4 फिगर्स में आ रही है स्पेसिफिक, तो आपने उसको यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही लेने हैं, इसका ख्याल रखिए। तो पार्ट सी में आई होप कि ये चीज़ क्लियर है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। द वाटर फ्लोज टू द टरबाइन थ्रू अ पाइप ऑफ अ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कह रहा है कि वाटर जो है वो एक यानी जो है वो जाता है टरबाइन की तरफ थ्रू अ पाइप जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है। फिर कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर इन द पाइप रिमेन्स कांस्टेंट एज इट फ्लोज थ्रू द पाइप। अब काइनेटिक एनर्जी क्यों कांस्टेंट है भाई उसकी जब वो फ्लो कर रहा है? तो आपने कहा सिंपल सी बात यह है कि कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया मींस कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी जब आपके पास जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है तो इसका मतलब है जो वॉल्यूम वहाँ से पास होगा वो भी कांस्टेंट होगा, और डेंसिटी वाटर की दी हुई है वो तो है ही कांस्टेंट, इज़ आल्सो कांस्टेंट। दस मैस ऑफ द वाटर, अब ये आपके जहन में रहना चाहिए कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब आपके पास वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और डेंसिटी भी कांस्टेंट है तो मैस कांस्टेंट होगा। एक चीज़ तो ये हो गई। और
उसके साथ ये भी जहन में रखें कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv² है। तो चूँकि मैस कांस्टेंट है पहली चीज़, तो ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, दस द मैस ऑफ द वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। और दूसरी चीज़ क्या है, देन द वेलोसिटी ऑफ द वाटर इज़ आल्सो कांस्टेंट। वो पहले ही उसने बता दिया था आपको कि जो है वो यहाँ पर जो है वो जब आपके पास ये मूव करेगा तो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी। तो जब वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो आपके पास इसका मतलब ये है कि क्या हो रहा है कि जो है वो आपके पास वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, तो देयरफॉर आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो ये आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये दोनों चीज़ें आप मेंशन कर देंगे तो ये आपको ज़ाहिर है कि कंप्लीट बात हो जाएगी कि भैया आपने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लिया है।